में मनमोहक चेहरे वाले चीनी कमर्शियलिस्ट पूंजीपति जैक मा दुनिया के सबसे बड़े B2B कमर्शियलिस्ट मंच अलीबाबा की ताकत है। अलीबाबा के रिकॉर्ड तोड़ देने वाले 25 अरब डॉलर के IPO के संस्थापक एवं कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में जैक मा दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। वो चीन के मुख्य भूमि के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी फोटो फोर्ब्स पत्रिका के कवर पर छपी और उन्हें उद्यमिता के सबसे बड़े जीवित उदाहरण के रूप में सम्मानित किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने जैक मा को जीवन से भी बड़े व्यक्तित्व के रूप में घोषित किया, जिन्हें चीनी उद्यमिता के पितामह की उपमा दी गई और जिन्हें खेल दिखाने वाले की विद्या के साथ ही कर्मचारियों से लेकर ग्राहकों तक की निष्ठा समान रूप से प्राप्त है, जिसमें कभी कभी कोई विशेष खासियत होती है। न्यूज वीक ने जैक मा की पूरे विश्व में विश्वास न किए जा सकने वाली लोकप्रियता के कारणों का आकलन करने का प्रयास किया और रिपोर्ट दी कि जैक मा, जो अपने पुरानी मान्यताओं को नहीं मानने वाले एवं भड़कीले व्यक्तित्व के कारण KG जैक के रूप में जाने जाते हैं, वो उस नए चीनी कमर्शियल नेतृत्व के प्रतीक हैं जो नियमों को तोड़ने से नहीं डरता है। मां ज्यों-ज्यों विशाल गूगल एवं eBay की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी पश्चिम में भी ख्याति बढ़ती जा रही है। चीन की नई अर्थव्यवस्था के इस प्रसिद्ध नेता की उस साधारण पृष्ठभूमि पर विश्वास करना कठिन है जहां से ये आता है। चीनी नाम मा युन के रूप में 10 सितंबर 1964 को जन्मे जैक मा का जीवन सचमुच में प्रेरणा देने वाला है। उनकी जन्मभूमि हैंगजू है, जो जेजियांग चीन के दक्षिण पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है, जो शंघाई से दूर नहीं है। चीन की सांस्कृतिक क्रांति के शुरू होने के 2 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ और स्पष्ट रूप से भिन्न कम्युनिस्ट चीन में वो बड़े हुए। देश में उस समय साम्यवाद अपने उत्साह पर था और जैक के दैनिक जीवन में कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। चीन तेजी के साथ विश्व से अलग होता जा रहा था और यहाँ के वासियों का पश्चिमी जगत के साथ नगण्य संपर्क रह गया था। जैक मा के दादा कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने से पहले नेशनलिस्ट पार्टी के अधीन स्थानीय अधिकारी थे। दुर्भाग्यवश माओ त्से तुंग की विनाशकारी सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने के कारण उन्हें फांसी दे दी गई। उस दौरान जैक मा और उनके संबंधियों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। जैक मा अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनका एक बड़ा भाई तथा एक छोटी बहन थी। जैक मा का लालन पालन अत्यंत ही साधारण तरीके से हुआ, क्योंकि उस समय परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे जब वो युवा थे। उनके माता पिता पिंग तान के कलाकार थे, जो कहानी कहने की पारंपरिक संगीतमय कला का एक रूप था और जिसे माओ के शासनकाल में वर्ष 1966 से 1976 के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था। जैक मा बहुत दुबले पतले थे, लेकिन अपने से कहीं शक्तिशाली विरोधी से भिड़ंत में वे कभी हिचकिचाते नहीं थे। बचपन से ही उनमें लड़ने की प्रवृत्ति थी और वे प्रायः अपने सहपाठियों से भिड़ जाते थे। उस समय चीनी घरों की एक सामान्य प्रथा के अनुसार जैक मा को बचपन में अपने पिता से बहुत पिटाई खानी पड़ी। अपने खाली समय में जैक मा झींगुर इकट्ठा करते और उस कीट की आवाज सुनकर ही उसके आकार व प्रकार को पहचान जाते थे। वो झींगुर पकड़ते और फिर उसके साथ झींगुर लड़ाई में लग जाते, जो उस समय चीन में एक सामान्य खेल होता था। झींगुर लड़ाई का उनकी बचपन की यादों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इतना गहरा प्रभाव कि वर्षों बाद जब उन्होंने यांग लुचान का फिल्मी रूप में परिवर्तन किया, तो बाल नायक का पहला दृश्य वो था जिसमें वो झींगुर लड़ाई का अभिनय करते हुए दिखाए गए। एक युवा के रूप में जैक मा प्रायः अपनी दादी माँ के साथ भगवान बुद्ध की पूजा करने और अगरबत्ती जलाने जाते थे। जब उनकी दादी माँ भगवान बुद्ध के सामने परिवार में शांति एवं संपत्ति की प्रार्थना कर रही होती, तो जैक मा ये कहते हुए उनके वाक्य सही करते, हमें बोधिसत्व को शांति एवं सुख से रहने का आशीर्वाद देना चाहिए। यदि बोधिसत्व को भी पैसों की जरूरत है, तो हमें उन्हें समृद्ध होने का आशीर्वाद देना चाहिए। यदि बोधिसत्व खुश नहीं है, तो हम आपको कैसे खुश कर सकते हैं? यदि उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तो वो आपको कैसे समृद्ध कर सकता है? इसे दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। बोधिसत्व से पूछने के लिए हर किसी के पास कुछ ना कुछ है। तभी जब बोधिसत्व के नजरिए को आप समझते हैं, और आप क्या समझते हैं कि बोधिसत्व किसे आशीर्वाद देंगे? बाद में जब उन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित किया,
तो अपने ग्राहकों तथा अधीन व्यक्तियों को, विशेषकर मध्यम आकार के उद्यमियों को, अपने मन में बोधिसत्व की तरह महत्व दिया। वर्ष 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हैंगजाओ के दौरे पर आए और तभी यहाँ पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला। वर्ष 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन की नई आर्थिक नीतियों ने देश को पूरे विश्व के लिए खोल दिया। शांत एवं स्थिर पूर्ववर्ती शहर जो अपनी सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध था, वो पर्यटकों के लिए मक्का बन गया। जैक मा ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और अपनी साधारण स्थिति से ऊपर उठने के लिए अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी। 12 वर्ष की उम्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी में बातचीत के महत्व का उन्हें पूरा विश्वास था। अच्छी अंग्रेजी बोलने के उनके उत्साह ने उन्हें चाहे वर्षा हो या ओले पड़ रहे हो, हर दिन सुबह सवेरे 5 बजे उठने तथा हैंगजाओ के वेस्ट लेक जिले के निकट स्थित नगर के मुख्य होटल तक या तो पैदल या साइकिल से जाने के लिए प्रेरित किया। ये नगर शंघाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। उनका उद्देश्य था अंग्रेजी पर्यटकों के साथ उनके अनाधिकृत पर्यटक गाइड के रूप में शहर के मुख्य आकर्षणों का भ्रमण करवाते हुए उनके साथ अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना। उनसे अंग्रेजी सीखने के बदले वो उन्हें अपनी सेवाएं देते थे। हैंगजाओ के बारे में उनके ज्ञान और उनकी टूटी फूटी अंग्रेजी ने उन्हें विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। इस अभ्यास द्वारा जैक मा ने पश्चिम के लोगों की व्यवस्था, उनके तौर तरीके एवं विधियां सीखी तथा उनकी भाषा पर पकड़ को भी सीखा। जैक मा ने 9 वर्षों तक यही किया और अनेक विदेशी पर्यटकों के साथ दोस्ती भी की। जैक मा अपने ग्लोबल नजरिए और बाहरी दुनिया के अपने ज्ञान का श्रेय अपने जीवन के उन्हीं रचनात्मक वर्षों को देते हैं। सिएटल में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के प्रोफेसर जियाओ पिंग शैन को दिए अपने साक्षात्कार में जैक मा याद करते हैं कि किस प्रकार उन अनुभवों ने उनकी आंखें खोली और कहा, मुझे महसूस हुआ कि उन लोगों ने मुझे जो कुछ कहा, वो जो कुछ भी मैंने स्कूल में सीखा था या अपने माता पिता से सीखा था, उससे बिल्कुल भिन्न था। वर्ष 1979 में ऐसे ही एक भ्रमण के दौरान जैक मा की भेंट मॉर्ले परिवार से हुई, जो ऑस्ट्रेलिया के थे और उनके 2 बच्चे थे। वर्षों बाद द ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू को दिए अपने साक्षात्कार में श्रीमान मॉर्ले ने जैक मा के साथ अपनी पहली भेंट को याद करते हुए कहा, मुझे वो दिन याद है जब हम उनसे अच्छी तरह मिले थे। मैं हैंगजाओ के वेस्ट लेक जोड़ों को झाड़ने गया था और वो लड़का मेरे पास आया जो अंग्रेजी बोल सकता था। अगले 2 दिनों तक फ्रीस्बी खेलने के लिए उनसे मिलते रहे और उनके बीच गहरी मित्रता हो गई। उन लोगों ने उन्हें जैक उपनाम दिया क्योंकि उनके चीनी नाम को बोल पाना उनके लिए कठिन था। जैक मा उन लोगों के संपर्क में रहे और उनके मित्र बन गए। श्रीमान मॉर्ले ने उनके पत्रों में गलतियों को सुधारा और उनके साथ अपना स्वयं का पत्र भेजकर जैक मा की अंग्रेजी को सुधारा। मॉर्ले परिवार की जैक मा के साथ मित्रता 3 दशकों से भी ज्यादा समय से है। जुलाई 1985 में मॉर्ले परिवार ने गर्मियों की छुट्टियों में जैक मा को ऑस्ट्रेलिया बुलाया। 31 दिनों के इस पहले विदेशी भ्रमण ने जैक मा के जीवन को बदल दिया। चीन छोड़ने से पहले उनका ये विश्वास था कि चीन दुनिया का सबसे समृद्ध और खुशहाल देश है। ऑस्ट्रेलिया में बीते उनके समय ने उनके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया और वो अलग तरह से सोचने लगे। लोगों को तेजी करते देख जैक मा बहुत प्रभावित हुए। ये पार्क में किया जाने वाला जैक मा का प्रिय व्यायाम था। जैक मा ने जो कुछ भी सोचा या जो कुछ भी उन्हें बताया गया, उस पर वो प्रश्न करने लगे और आज भी वो इस आदत का पालन करते हैं। वर्षों बाद 2004 में जब जैक मा ने अपने जीवन की अनेक बाधाओं को दक्षता पूर्वक पार कर लिया था और पूरे विश्व में विश्व की बड़ी कंपनियों में से अलीबाबा के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, तो केन मॉर्ले से उनकी मृत्यु के ठीक पहले उनसे मिलने के लिए विशेष यात्रा की। उन्होंने मॉर्ले परिवार को एक भावनात्मक पत्र भी लिखा जिसे उनके अंतिम संस्कार के समय पढ़ा गया। अपने पथ प्रदर्शक केन मॉर्ले के सम्मान में, जिन्हें वो एक गरीब लड़के से चीन के सबसे समृद्ध शक्तिशाली इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में अपना जीवन बदलने के लिए उत्तरदायी मानते हैं, जैक मा ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल को द मा एंड मॉर्ले स्कॉलरशिप प्रोग्राम को स्थापित करने के लिए प्रोफेशनल रूप से $2 करोड़ का कोष दिया। मानवता की सेवा के लिए किए गए उनके सबसे बड़े काम में से ये एक है और इसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा। जैक मा की इच्छा अन्य लोगों की मदद करने की भी होती है और वो उस विशेष समय
स्थान और लोगों को याद रखते हैं जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये स्कॉलरशिप उस विशेष संबंध को सम्मानित करेगा जो मैंने मॉर्ले परिवार के साथ बनाए। मैं ऑस्ट्रेलिया का बहुत आभारी हूँ और उस समय का भी जो मैंने युवावस्था में यहाँ बिताया। जैक मा ने कहा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यहाँ के लोगों का उस समय विश्व के प्रति मेरे नजरिए पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये उदार भाव मानवता की सेवा का उनका सच्चा भाव प्रदर्शन था। मैं समझता हूँ कि पिताजी को उनमें कुछ नजर आया। केन मॉर्ले के पुत्र डेविड मॉर्ले ने कहा, पिताजी कितना मर्माहत होंगे कि उनकी घनिष्ठ मित्रता ने उस योजना को जन्म दिया। जैक मा को अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति कहा गया है जो एक झटके में ही अरबपति बन गए, लेकिन सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं हो सकता है। जैक मा की शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा सफलता का मार्ग संघर्षों, विफलताओं एवं बहिष्कार से भरा हुआ है, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान जैक मा ने मजबूत इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम, दक्षता तथा अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन किया। उनके भीतर हार ना मानने की एक प्रवृत्ति थी और हर बार सफल होने पर वो और अधिक तीव्रता के साथ वापस आते। अविश्वसनीय निश्चय के व्यक्ति जैक मा को अनेक लोगों ने पागल कहा और उनके पिता ने उन्हें अद्भुत रूप से खतरनाक विचारों को त्याग देने की चेतावनी दी।